रुख करते हैं बड़ी खबर का, उसके बाद सीधा चर्चा का रुख करेंगे। तो बड़ी अपडेट, लेबनान इजराइल में मध्यस्थता कराएगा अमेरिका, अगले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी में होगी बैठक। बड़ी अपडेट, लेबनान इजराइल में भी युद्ध विराम के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, लेबनान इजराइल जो फिलहाल लगातार युद्ध की स्थिति में है, पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव मोड दोनों की तरफ से ही नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है इजराइल एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक लेबनान पर करता नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि इन दोनों के बीच मध्यस्थता कराएगा अमेरिका। अगले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी में बैठक होने वाली है। लेबनान इजराइल में भी युद्ध विराम के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। गौरतलब है, अभी शांति वार्ता की बात हो रही थी इस्लामाबाद में और अब जानकारी सामने आ रही है कि लेबनान इजराइल में जिस तरह की जंग छिड़ी हुई है, इजराइल के अटैक को लेकर वॉशिंगटन डीसी में बैठक होने वाली है, शांति वार्ता होने वाली है, मध्यस्थता कराएगा अमेरिका लेबनान ईरान के इस युद्ध को लेकर। अगले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी में बड़ी बैठक होने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं गेस्ट का और हमारे साथ राजीव रंजन सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव सर, जिस तरीके से पहले देखा जा रहा था कि इस्लामाबाद में मीटिंग के जो पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी सामने आ रही है कि ईरान का 71 सदस्यीय डेलीगेशन जो है पहुंच चुका है, अमेरिका की तरफ से भी जो डेलीगेशन है पहुंचने वाला है, लेकिन अब जानकारी ये भी आ रही है कि वॉशिंगटन डीसी में मध्यस्थता करवाएगा अमेरिका लेबनान और इजराइल के बीच। मतलब अभी खुद पूरे तरीके से शांति वार्ता इस्लामाबाद में हो नहीं पाई है, लेकिन लेबनान और इजराइल के मामले में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्या कहेंगे इस तरह की खबरों को लेकर? देखिए, इसको पूरे संदर्भ में देखना पड़ेगा। जिस तरह से ईरान ने अपनी शर्तें रखी, जो सीज फायर लेबनान के साथ इजराइल का सीज फायर होनी चाहिए, लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह के ऊपर कोई अटैक नहीं होनी चाहिए, ये इनकी एक वार्ता की शर्त थी। तो ये शर्त को देखते हुए अब ये यूएस की तरफ से रिएक्शन आया। देखिए, एक कवरअप कर सकते हैं, एक संकेत कर सकते हैं, जो ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं, हम वार्ता करा रहे हैं, तब तक ठीक है इस वार्ता में शामिल हो और इसका हल निकालो। तो ये एक वो कोशिश है वार्ता की। अब देखिए, वार्ता होनी भी चाहिए, सीज फायर होनी चाहिए, लेकिन अब सारी कहानी है इसमें जो इजराइल कहां तक सहमत होगा, क्योंकि इजराइल इसमें सबसे पिटा हुआ अपने को महसूस कर रहा है। नेतन्याहू साहब को, उनके अपोजिशन लीडर्स को, पब्लिक को बताने के लिए कुछ भी नहीं है जो क्या उन्होंने इसमें अचीव किया है। और पहली बार इजराइल को इतना नुकसान झेलना पड़ा है, उसके ऊपर ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं और मिसाइल्स ईरान के और हिजबुल्लाह के रॉकेट्स हैं, वो उसको हिट कर पा रहे हैं। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डैमेज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जो जहां तक जितनी खबरें आ रही हैं और देखा जा रहा, पहले उनके आयरन डोम थे, उनकी जो कंप्लीट एयर डिफेंस थी, वो पूरे उनको रोक पाते थे, लेकिन अब इनके इंटरसेप्टर्स कम गए और जिस तरह से ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार हुई है, ड्रोन्स की बौछार हुई, सैल्वो सैकड़ों की संख्या में गए हैं, तो एयर डिफेंस की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है जो एक साथ वो रोक सके, और काफी उनको हिट हुआ है, काफी नुकसान झेलना पड़ा है। तो इजराइल प्लस कह रहा है जो अगर ईरान इसी तरह बच जाता है, उसकी अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम रह जाती है, मिसाइल प्रोग्राम बच जाती है, तो वो किसके लिए है? वो टारगेट केवल इजराइल को करने के लिए है। जो ईरान अगर अपने को शक्तिशाली किया है, अपने को न्यूक्लियर अगर वो शक्ति बनना चाह रहा है, मिसाइल प्रोग्राम इतनी मिसाइल्स में उसने आगे एडवांस कर लिया है, तो दैट इज ओनली मेंट फॉर इजराइल। इजराइल अच्छी तरह समझता है, और ईरान की तरफ से स्टेटमेंट भी आते रहे हैं जो इजराइल के अस्तित्व हम खत्म कर देंगे, इजराइल को कुछ रहने का कोई हक नहीं है। तो ये इजराइल जो है अपने को असुरक्षित, इनसिक्योर फील कर रहा है, और ये इस वार्ता में कितना सहमति अपना जताएगा सीज फायर के लिए। और उसने हर कोशिश भी की है इस सीज फायर को तोड़ने के लिए, जो अटैक करके, लेकिन ईरान ने तब पर भी काफी रेसिलिएंट होने के अलावा काफी पेशेंस फुल रहा है। देखिए, उसने अटैक नहीं किया है इजराइल के ऊपर डायरेक्ट। जब ये लेबनान के ऊपर अटैक हो रहा है, तो ईरान अपने को तब पर भी रेस्ट्रेन किया है, उसने डायरेक्ट कोई भी अटैक इजराइल के ऊपर नहीं किया है, उसने सीज फायर का पालन किया है। केवल कहता रहा है जो ये बंद हो, नहीं तो हम सीज फायर को फिर जो है नहीं मानेंगे और हमें भी अटैक करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी ठीक है राजीव सर, ऐसे में आपने जैसा कि बताया कि इजराइल अगर इस तरह शांति वार्ता में चीज़ें दब जाती हैं, तो शायद जो इजराइल है वो कहीं ना कहीं अपने आप को पिटा महसूस करेगा, ठगा हुआ महसूस करेगा। तो ऐसे में अभी जो अमेरिका की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि अगले हफ्ते ही वॉशिंगटन में बैठक होगी, शांति वार्ता पे बात होगी, शांति वार्ता के संकेत यहाँ पर मिलते नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इजराइल
अमेरिका की बात मानते हुए शांति वार्ता में सहमति जताएगा, युद्ध पर एक तरह से सीज फायर की जो स्थिति है यहाँ पर भी पूरी तरह से लगती नजर आएगी, या विरोध में जाकर इजराइल लगातार ताबड़तोड़ प्रहार जैसे अभी कर रहा है लेबनान पर आगे भी जारी रखेगा? देखिए, हमको इस तरह समझना पड़ेगा, इस वार में यूएस को काफी नुकसान हुआ और एक स्थिति बिल्कुल। आ गई जो उसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो गया। जिस तरह की उसको क्षति हुई उसने कभी अंदाजा नहीं लगाया था, और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा भी, जो अनएक्सपेक्टेड कैपेबिलिटी ऑफ ईरान, जो हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आकलन नहीं किया था, जो उसके पास इस तरह की कैपेबिलिटी है हमें चुनौती देने का, हम हमारे ऊपर आक्रमण करने का। उन्होंने कहा जो जो 101 मिसाइल हमारे अब्राहम लिंकन के ऊपर दागे गए, 17 तरफा जो अटैक हुआ है, जेराल्ड फोर्ड के ऊपर अटैक हुआ और उसको वापस निकालना पड़ा वहां से बैटलफील्ड से, तो ये आप समझ सकते हैं। और जिस तरह पूरी रिपोर्टें आ रही थी पेंटागन से भी, जो यहाँ तक ईरान की जो शक्ति है उनके 30% ही कहीं मिसाइल अभी तक खपत हुए हैं, जबकि यूएस के पास काफी एक क्रिटिकल स्टेज आ गया था इंटरसेप्टर्स का, मिसाइल्स का, जो उनके पास हथियार के जो गोदाम थे वहां पर जो उनके स्टॉक पाइल था वो काफी कम गया था, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन वार में भी काफी इसका इस्तेमाल कर लिया और उस तरह से वहां प्रोडक्शन है नहीं, और ये उनके हथियार काफी कॉस्टली हैं। ईरान ने सस्ते हथियारों से उनके महंगे हथियारों को निपटा दिया, साथ में और भी बहुत तरह के टेक्निक उसने अपनाए, जमीन पर पेंटिंग करके, तो वो बैलून में हवा भर के जो टैंक के साइज, टैंक के शेप का, एयरक्राफ्ट के शेप का, हेलीकॉप्टर शेप का, इस तरह से उनके मिसाइलों को उसने खपत करवाया। तो ये यूएस किसी न किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहता है, और इजराइल नहीं चाहता था यूएस निकले यहाँ से, यूएस को पकड़ के रखना चाहता, क्योंकि इजराइल अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं था। अगर यूएस चला जाता है छोड़ के, और आपने देखा सारा ट्रंप साहब का स्टेटमेंट इसी के तरफ केंद्रित था, जो भैया हम जीत गए हैं, ईरान सरेंडर कर दिया, हमने अपने एम अचीव कर लिए, जबकि कोई भी अचीव नहीं हुआ, पूरी दुनिया देख रही है। तो वो सारा जो स्टेटमेंट था एक प्लानिंग और एक क्रिएट करना जो है एटमॉस्फेयर, जो वहां से किस तरह एग्जिट कर सके। और ये भी जो बातचीत का बात है, ठीक है, ये यूएस प्रेशर के ऊपर इजराइल बातचीत के लिए तैयार होगा, और हो सकता है कुछ एक टेम्पोररी कुछ समय के लिए अस्थायी सीज फायर भी हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म सीज फायर होना इजराइल के लिए मुश्किल होगा उसको मानना, क्योंकि इजराइल अपना एक्सपेंशन चाहता है। उसने लेबनान में जो है लिटानी रिवर तक ऑलरेडी एडवांस कर लिया, वहां के पुल को उड़ा दिया, वहां के पॉपुलेशन को लगभग खाली करा दिया है, और वो नहीं चाहता है जो वहां पर वापस जो लोग माइग्रेट होकर निकल के वहां से गए हैं छोड़ के, वहां पर वापस आए। तो ये सारी स्थिति है, तो इजराइल के हित में जो ये सीज फायर या लेबनान के साथ भी कंप्लीट सीज फायर उसके हित में शायद ना हो। जी, तो मतलब सर यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल ने अभी तक के युद्ध में जो कुछ थोड़ा बहुत भी हासिल किया, या जिस तरह की जगह यहाँ पर जिस तरह की स्थिति एक तरह से क्रिएट की, उन सारे मेहनतों पर एक तरह से अमेरिका का ये जो बड़ा फैसला, ये यूं कही कि अमेरिका की तरफ से बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है सीज फायर को लेकर, ये इजराइल की उस मेहनत पर पानी फेर सकती है? ये देखिए दोनों तरफ से असमंजस की बात है, क्योंकि इजराइल के लिए भी अकेले लड़ना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ वो आराम से कर सकता, और इसको ये सीज फायर के जो ड्यूरेशन को है उसने उसी रूप में उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। जब ये कंफ्यूजन था सीज फायर में लेबनान इंक्लूड है नहीं है करके, और यूएस की तरफ से बयान आया लेबनान को नहीं इंक्लूड किया है, इसने ताबड़तोड़ अपनी पूरी फोर्स को, पूरी शक्ति को जो है वहां पर केंद्रित करके वहां पर सैकड़ों उसने अटैक किए और काफी वहां पर डिस्ट्रक्शन किया, हिजबुल्लाह को कमजोर किया। तो इसकी कोशिश है, जब तक ईरान शांत बैठा हुआ है, जब ये सीज फायर के कंफ्यूजन में, हम हिजबुल्लाह के ऊपर पूरी तौर से अटैक करके उसको जितना हो सकता है कब्जा कर लें, और वहां लेबनान के जमीन को भी, उसको भी हम कब्जा कर लें। कम से कम इजराइल को अपने पब्लिक के सामने, अपने अपोजिशन के सामने ये तो जताने के लिए, बताने के लिए होगा कि जो हमने ये अचीव किया है, हमने देखो इतना एरिया अचीव कर दिया है, हमने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया या कमजोर कर दिया इतना, और ईरान को कमजोर कर दिया है। तो केवल इजराइल यही अपनी अचीवमेंट का जो है डंका पीट सकता है आज के दिन में, अदरवाइज इजराइल को बहुत कुछ अचीव नहीं हुआ, उल्टा उसको काफी बर्बादी झेलनी पड़ी है। जी, अब ऐसे में अगर हम एक पल को ये मान भी लें कि सीज फायर हो जाता है पूरे तरीके से, अगर लेबनान इजराइल की स्थिति जो भी फिलहाल देखने को मिल रही है पूरी तरीके से शांत हो जाती है, भली थोड़े वक्त के लिए शांत होती है, कुछ वक्त के लिए टेम्पररी बेसिस पे, तो ऐसे में अब तक के नुकसान की अगर बात करें तो दोनों ही जगहों पर जो एक तरह से नुकसान हुआ है, क्योंकि युद्ध से नुकसान तो इजराइल को भी हुआ है और लेबनान को भी हुआ है, ईरान को भी हुआ है,
ऐसे में उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या लगता है कितना लंबा वक्त लग जाएगा उसके कंपनसेशन में? देखिए, कंपनसेशन की जहां तक बात है तो कोई एक दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं होगा। अब ईरान ने क्लियर कहा है जो हमारी जो नुकसान हुआ है उसने कंपनसेशन यूएस से मांगा था। यूएस उसके लिए तैयार होगा नहीं, ये तो जग जाहिर है। तो उसने हॉर्मुज को सीज करके वहां से ट्रांजिट फी लेके वो उसको पूरा करना चाहता है। और ट्रम्प साहब ने कहा भी हम दोनों मिलके कमाएंगे। तो ये राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ऐसे ऐसे बयान देते हैं, वो हर चीज को अपना एक व्यापारी समझते हैं जो दोनों मिलके कमाएंगे। यहाँ तक ये स्टेटमेंट दिया, बेतुका सा स्टेटमेंट को समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ वो उसके ट्रांजिट फी के ऊपर जो इन्होंने टोल लगाया है उसके ऊपर भी खुल के कुछ अगेंस्ट में नहीं बोल पा रहे हैं। और वो उसको एक तरह से मान रहे हैं जो ईरान अपने कंपनसेशन के लिए, अपने नुकसान की भरपाई के लिए वहां से फीस वसूल करके वो पूरा करेगा और यूएस कुछ भी देने से बच जाएगा। तो इसका एक ये सोल्यूशन जो है वो उसको समझ रहे हैं। और जहां तक इजराइल की नुकसान है, यूएस की नुकसान है, तो ईरान का क्लियर करना है जो हमने जाके किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, हमारे ऊपर अटैक किया गया, वो भी धोखे में अटैक किया गया। एक तरफ बातचीत की बात चल रही है, जो बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ जो है आपने प्रिवेंटिव अटैक करके हमारे लीडर्स जब मीटिंग कर रहे थे उसको सारे को आपने हमला करके उनको मार दिया। तो ये तो ईरान का पक्ष यहाँ पर मजबूत होता है, क्योंकि ईरान अभी तक जितना भी अटैक आप देखिए अपनी एक तरह से रिएक्शन में, रिटेलिएशन में ही किया है। हमेशा अटैक पहले यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से आया है, उसके पावर प्लांट के ऊपर हो, उसके रिफाइनरी के ऊपर हो, गैस फील्ड के ऊपर हो, उनके बाकी अड्डों के ऊपर हो। तो ईरान ने रिएक्ट ही किया है उनके, जैसे टिट फॉर टैट, अगर हमारे इस पे अटैक करोगे तो हम उस पर अटैक करेंगे। तो इसलिए जहां तक कंपनसेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो ईरान इसका हक जता रहा है और दूसरी तरफ से ऐसी कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। और ये कंपनसेशन ईरान अगर नहीं मिलता है तो ये हॉर्मुज से अपना ट्रांजिट फी लेके पूरा करना चाहता है। ठीक है सर, बिल्कुल चर्चा में वापस मैं आपके पास रुक करूंगी, लेकिन यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है और बड़ी अपडेट लेबनान से ही सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें मृतकों की संख्या बढ़ गई है। 2 मार्च के बाद से अब तक 1953 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली हमलों से लेबनान में भारी तबाही देखी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते सामने आ रही है। लेबनान में मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। 2 मार्च के बाद से अब तक का जो आंकड़ा है आपको बता दें 1000 के पार पहुंच चुका है, या यूं कही कि 2000 को छूने वाला है, क्योंकि 1953 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली हमलों से लेबनान में इस वक्त भारी तबाही देखी जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें सामने आ रही है लेबनान से, जहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार इजराइल करता नजर आ रहा है। इस बीच ये बड़ी अपडेट, मृतकों की संख्या का जो आंकड़ा है वो सामने आया है कि 1953 लोगों की जान चली गई है। 2 मार्च के बाद से अब तक 1953 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़ा आपको बता दें 2 मार्च से जोड़कर बताया जा रहा है आपको कि 1953 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली हमलों से लेबनान में भारी तबाही मची हुई है। इस बीच शांति वार्ता की भी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका मध्यस्थता करवाएगा लेबनान और इजराइल में। राजीव सर क्या कहेंगे, 2000 लोगों की मौत हो चुकी है, इतना इस हद तक सफाया इजराइल जो है अपने हमलों से लेबनान में कर चुका है? जरूर देखिए, ये तो अगर सही रूप में कहा जाए तो ये नरसंहार है और कैनन फॉडर के रूप में लेबनान के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। कितना से कितना वहां पर एक तरफा जो है अटैक करके, बमबारी करके कितना नुकसान हम कर सकें और लोगों की हत्या हो रही है। अगर आप देखिए दूसरी तरफ कहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं? अगर वहां पर अगर लोग मरते इजराइल में या यूएस में या कोई भी अगर कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो कितना हाई तौबा मचता। अभी ह्यूमन राइट्स, यूएन सब शांत बैठे हुए हैं, कहीं किसी की कोई एक आवाज, एक चू तक नहीं आ रही है। तो ये दिखाता है जो ये ह्यूमन राइट्स हो या यूएन की जितनी संस्था है, ये सारा एक तरफा है, वो पूरे यूएस के इशारे पर ही चलता है, उन्हीं की जी हजूरी और जो है उनमें पूरी बातों को मानता है। तो और बाकी सब जो है एक तरफा है, जितने कमजोर देश हैं उनका कहीं कोई आवाज नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये इजराइल का जो, ऑफ कोर्स इजराइल के लिए भी देखिए एक अस्तित्व की लड़ाई है। मैं इजराइल को पूरी तरह से ब्लेम नहीं करता हूँ, एक छोटा सा एरिया है और अगर आर्थिक रूप में देखें तो सबसे जो है एक संपन्न समुदाय है जूज का,
पूरे यूएस में क्यों, यूएस में यूज की इतनी स्ट्रांग लॉबी है, पूरी आर्थिक व्यवस्था उनके द्वारा वहां पर चलाई जा रही है, इसलिए वहां के किसी भी राष्ट्रपति को जो है इजराइल के अगेंस्ट में नहीं जा सकता है और इजराइल के जो अब उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। तो ये स्थिति बनी हुई है और लोग मर रहे हैं। ईरान में भी देखिए हजारों की संख्या में लोग हताहत हुए हैं, उनकी जानें गई हैं, लेकिन कहीं कोई कुछ कहने वाला नहीं है, एक तरफा अटैक हुआ है। तो ये एक दुनिया के लिए काफी चिंता की बात है और अभी एक नई ग्लोबल ऑर्डर जो हम देख रहे हैं वो बनती जा रही है कहीं न कहीं, जिसमें यूएस ठीक है, अपने को अब अलग थलग पाएगा। जी ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पर एक तरफा अटैक का आप क्योंकि जिक्र कर रहे हैं, तो 8 अक्टूबर 2023 को भी लेबनान से ही सक्रिय है क्योंकि हिजबुल्लाह, और जब देखा गया था कि हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से अटैक किया था, एक तरफा अटैक वो भी देखा गया था इजराइल पर, किस तरीके से नरसंहार हुआ था, वहाँ पर कितने मासूमों की जान चली गई थी, तो वो भी तो सर अपने आप में ही काफ़ी संवेदनशील बन गया था, काफ़ी अपने आप में ही निंदनीय था। जरूर, ये बहुत ही निंदनीय था, पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की और बदले में आप देखिए इजराइल ने उसको एक ठीक है कारण बना के, और जिस तरह हमास के ऊपर अटैक किया और लगभग 50,000 से लाख हमास की जो है उसमें जान गई होगी, तो 800 जो हुआ है उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन उसके पीछे भी हमें अगर अब इतिहास देखें तो बहुत सारे कारण हैं, उनके बीच में आपस में लड़ाइयां चलती रही हैं और किस तरह से बिल्कुल, उससे पहले भी सर ये देखा गया है। जी बिल्कुल। और वो अपनी अटैक, तो वो अटैक बहुत ही गलत था, बहुत ही निंदनीय था, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी कहीं भी कोई समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद इजराइल ने भी जो है लगभग लाख हमास को मारा है, पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है, अपने कब्जा भी लिया है, तो उसको भी तो हम जस्टिफाई एक तरह से पूरी रूप में नहीं कर सकते हैं। जो 800 के बदले 50,000 लाख का डेथ हो और पूरे इलाके को तहस नहस करके उसके ऊपर कब्जा कर लेना, तो ये सारी चीजें हम ठीक है एक दूसरे की हम इसमें काफी तर्क वितर्क की बात आती है और हम दोनों का जो है उसमें समर्थन नहीं कर सकते हैं, दोनों की निंदा ही करनी पड़ेगी। और इजराइल को क्योंकि हमास से डर था, उसने जिस तरह से अंडरग्राउंड टनल्स अपने पूरे कंप्लीट बना रखे थे, तो वो एक बड़ी मुश्किल थी इजराइल के लिए। इजराइल को एक मौका मिल गया इसी में, जो वो पूरी जोर शोर से जो हमास को लगभग जो है काफी कमजोर और खत्म कर दिया है लेके, तो ये इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में सर आपको क्या लगता है, हमास, हुती, हिजबुल्लाह, ये जो आतंकी संगठन है, जिस तरीके से हाल फिलहाल में लगातार युद्ध की स्थिति देखी गई, एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार देखा गया, क्या लगता है किस हद तक कमज़ोर हुए होंगे ये आतंकी संगठन? क्या दोबारा अटैक की स्थिति में ये नज़र आ रही हैं, या इजराइल ने फिलहाल अभी तक के युद्ध में उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया है? नहीं, देखिए हमास काफी हद तक कमजोर हो गया है और उसकी सैन्य शक्ति जो थी, लड़ने की शक्ति, वो काफी खत्म हो गई है। जिस तरह से इजराइल ने उनके ऊपर अटैक करके और एरिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया है, पूरे वेस्ट बैंक और आगे का गाजा का एरिया, तो उसमें काफी कमजोर हुआ है हमास। हमास की तरफ से अभी देखिए तो हमास की तरफ से कोई खास रिएक्शन या रिटेलिएशन नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह दूसरी तरफ स्ट्रांग है, वो उतना कमजोर नहीं हुआ है जितना कि समझा जा रहा है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो ये पिछले 2-3 दिन में इजराइल ने जिस तरह उनके ऊपर अटैक किया है, काफी नुकसान किया है। जो वो मीटिंग के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा जो उनका आईपी एड्रेस लेके और उनकी लोकेशंस का पता लगा के उनके जो सारे सीनियर लीडर्स थे उनको जिस तरह हमला करके, लगभग सैकड़ों हवाई हमला करके उनको खत्म किया है, तो उससे हमास की जो है नेतृत्व और शक्ति काफी कमी है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हमास में जिस तरह से देखिए उस तरह वो रॉकेट दागे जा रहा है, देखिए इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दाग रहा है, तो उसके पास मिसाइल्स एवं ड्रोन्स और रॉकेट्स काफी तादाद में अभी भी हैं, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और इजराइल के लिए अभी भी चुनौती बना हुआ है। लेकिन सारी चीजें जो उसको ईरान से सपोर्ट मिलता है, ये पूरी शिया फोर्स है, तो ये शिया का जो खलीफा ईरान बना हुआ है, एक कंप्लीट सेल्फ प्रोक्लेम लीडर है पूरा, और सभी ये जितने भी प्रॉक्सीज हैं उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। अगर बातचीत में कुछ ऐसा निकलता है जो ईरान प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं करेगा और वो प्रॉक्सीज अटैक नहीं करेंगे इजराइल के ऊपर, तब जाके कुछ जो है शांति बन सकती है। जी पर सर क्या फिलहाल की अब तक की स्थिति में, क्योंकि इतने अटैक्स हो चुके हैं, इतने वर्षों से ये प्रॉक्सी जो है हमास, हुती, हिजबुल्लाह की अगर हम बात कर रहे हैं, इतने
सालों से ये पलते नजर आ रही हैं ईरान के दम पर, तो क्या लगता है शांति वार्ता से बिल्कुल नाता तोड़ देगा ईरान? नहीं, देखिए, जैसे कि बात चली वाशिंगटन में हाँ। भी लेबनान और इजराइल की शांति वार्ता होगी। उसमें मेनली वार्ता क्या है? वार्ता यही है, हम्म। जो प्रॉक्सीज का हिजबुल्लाह के ऊपर वार्ता होगी, क्योंकि जो भी अटैक इजराइल के ऊपर होते हैं वो तो प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के द्वारा ही होते हैं, या हूती के द्वारा हो रहे हैं, या हमास के द्वारा होते थे। तो इस शांति हम्म। वार्ता में मेन है जो इनका, एक यूएस का ये भी था, जो प्रॉक्सीज को जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेगा, उनसे नाता तोड़ लेगा ईरान। लेकिन ये कहाँ हम्म। तक ईरान इसके लिए सहमत होता है, ये मुश्किल है मानना। और ये बहुत सारी और भी पहलू हैं। ठीक अगर है। बाकी शर्तें ईरान की मानी जाती है तो ईरान हो हम्म। सकता है इस चीज को भी माने, लेकिन बाकी शर्तें मानना भी तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ तक बात बिल्कुल। पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी, तो इस तरह अगर पूर्ण शांति वार्ता में सब कुछ सफल हो जाता है, तब कहीं जाके मैं मानता हूं जो प्रॉक्सीज भी शांत हो जाएंगे। जी। ठीक है, क्योंकि सर यहाँ पर अब शांति वार्ता की बात हो रही है और ईरान का यहाँ पर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो ईरान की जो मांग है यानी कि 10 पॉइंट जो प्रस्ताव पेश किया गया है उनकी तरफ से, जिसमें स्थायी शांति की बात उनकी तरफ से कही जा रही है, सभी प्रतिबंधों को हटाने की बात की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि अब तक का जो भी नुकसान हुआ है ईरान में उसकी भरपाई की जाए अमेरिका के द्वारा। तो क्या लगता है इन 10 पॉइंट के प्रस्ताव में कौन सी वो मांगे हो सकती हैं जो मानी जा सकती हैं, या पूरी की पूरी 10 मांगे इस शांति वार्ता की टेबल पर अमेरिका इजराइल दोनों की तरफ से, अमेरिका की अगर हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं तो अमेरिका की तरफ से पूरी तरह से खारिज कर दी जाएंगी? नहीं, देखिए, 10 के 10 जो मांगे हैं, जो पॉइंट्स दिया है, ये तो हम्म। यूएस के लिए और इजराइल के लिए मानना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने पहले भी हम्म। बताया, अगर वो हम्म। इस शर्तों को मानते हैं तो फिर कहीं न कहीं अपनी जो है वो आर्थिक स्थिति और अपनी सुपर पावर स्टेटस को कमजोर कर रहे हैं, और पूरी दुनिया यही समझेगी जो ट्रम्प साहब, जो यूएस ने सरेंडर कर दिया अपने को सबसे सुपर पावर करने वाला, जो अपने को हम्म। अवैध मानता था, लेकिन यहाँ पर जो है उनके पूरे सिक्योरिटी को, उनके पूरे सैन्य क्षमता को कहीं न कहीं भेज दिया गया है। ये समझा जाएगा और उनके लिए बड़ी फिर आगे मुश्किल की घड़ी होगी। अब देखिए, हम्म। जहाँ तक सैंक्शन हटाने की बात है, तो ये मानी हम्म। जा सकती है। एसेट्स को डिफ्रीज करने की बात है, तो वो भी हम्म। मानी जा सकती है, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब हम्म। कंपनसेशन देने की बात है, तो कंपनसेशन देने की बात तो यूएस या इजराइल डायरेक्ट नहीं मानेगा इसको, जी। लेकिन हाँ, एक आंशिक रूप में और मुझके द्वारा या कुछ और रूप में इसका समाधान निकालने की कोशिश करेगा। अब ठीक है। सारी सारी चीजें आ रही हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। क्या वो अपने हम्म। यूरेनियम को, जो 1000 पाउंड 440 किलो यूरेनियम की बात चल रही है, एनरिच्ड यूरेनियम की, क्या वो हैंड ओवर करेगा? तो ये एक हम्म। बड़ी मुश्किल की बात आ रही है, जो ये किस तरह इसके ऊपर समझौता बनेगा, क्योंकि इजराइल चाहेगा जो वो यूरेनियम को हैंड ओवर करे, अपनी जी। न्यूक्लियर शक्ति को, प्रोग्राम को खत्म करे। अब वो हम्म। ईरान तैयार नहीं होगा। ईरान अगर ये दे देता है तो उसको सरेंडर माना जाएगा। उसके आगे की जो है, उसकी जो मेन एक बार्गेनिंग चिप्स है, जो न्यूक्लियर पावर एक डिटरेंट के रूप में वो करना चाहता है, तो वो उसके लिए हम्म। मुश्किल हो जाएगी। उसके पड़ोस में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। तो ये सब हम्म। चीजें जो है, इसके ऊपर काफी अभी जो विवाद होगा, और ये इसका हम्म। क्या समाधान निकलेगा, यही एक सवाल हर जगह उठ रहा है। जी। हर जगह उठ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने आप में ही चर्चाओं में बना हुआ है और सबका ध्यान ईरान के उस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है। ऐसे में सर हॉर्मुज की अगर बात कर ले, तो क्योंकि इस 10 सूत्रीय जो प्रस्ताव पेश किया गया ईरान की तरफ से, उसमें हॉर्मुज को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि ईरान का उस पर पूरा पूरा नियंत्रण हो। वहीं अभी हाल ही में आपने सुना होगा, अभी आपने हाल ही में ही ब्रेकिंग के थ्रू, क्योंकि मैं लगातार ब्रेकिंग भी यहाँ पर जो है अपडेट दर्शकों तक पहुंचाती नजर आ रही हूँ, तो अमेरिका ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्मुज को खोला जाएगा, जल्द ही खोला जाएगा। ईरान उस पर अपनी मनमानी नहीं चला सकता। तो ऐसे में हॉर्मुज को लेकर क्या लगता है, इस मीटिंग में, शांति वार्ता में कोई सहमति बन पाएगी? देखिए, जो जैसे आपने कहा, सही है। आप लड़ाई के पहले, युद्ध स्टार्ट होने के पहले, यूएस का एम कुछ और था, जो दुनिया के सामने, सबके सामने उसने कहा, वो एम कुछ और था। और अभी जब सीज फायर की बात चल रही है, तो पूरी की पूरी केंद्रित हो गई है हॉर्मुज के खोलने के ऊपर। अब ये समझना पड़ेगा, जो हॉर्मुज जो है, एक 33 किलोमीटर का जो है, वहां पर एक ये स्ट्रेट है, जलडब्रूमद जो बोलते हैं, हॉर्मुज जलडब्रूमद। तो वो एक 33 किलोमीटर का जो चौड़ा है। अब इसमें एक तरफ ओमान भी है, एक तरफ ईरान भी है। इंटरनेशनल वाटर पर किसी का 12 नॉटिकल माइल्स का अधिकार होता है, ये कहा जाता है, और वो लगभग 20-21 किलोमीटर बनता है।
तो दूसरी तरफ से ओमान का भी है, तो ईरान ने यह भी प्रस्ताव दिया था, जो दोनों मिलके, ओमान और ईरान, हम दोनों मिलके इसके ऊपर ट्रांजिट फी लेंगे। दूसरी तरफ दुनिया का कहना है, जो ये इंटरनेशनल वाटर की जो है ये रूल है, ये हॉर्मुज के ऊपर नहीं लागू होती है, क्योंकि ये एक स्टेट है, इसके ऊपर लागू नहीं होगी। हाँ ठीक है, आपका नियंत्रण के लिए होगा, लेकिन शिप्स के आवाजाही के लिए ये चीज नहीं लागू होगी, उसके ऊपर कोई टोल नहीं लिया जा सकता है। अब ट्रम्प साहब कर रहे हैं, ठीक है हम खोल देंगे, 24 घंटे में खोल देंगे, और ये डंका ये कब से ये ढोल पीट रहे हैं मैं कहूंगा, और उन्होंने क्यों नहीं खोल दिया? आज भी वो ये कह रहे हैं जो हम 24 घंटे में खोल सकते हैं। तो फिर ये पीस टॉक और बाकी क्यों नहीं? पूरी दुनिया तो आपको ब्लेम कर रही है, जो आपने हॉर्मुज को बंद करवा दिया, तो क्यों नहीं आप उसको खोल रहे हो? क्या जान के आप उसको नहीं खोल रहे हो? तो ये सारे सवालें उठ रही हैं लेके, और ट्रम्प साहब की बात के ऊपर आदमी कोई विश्वास नहीं कर सकता है, पूरा विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। तो ठीक है। ईरान का भी परमानेंट इसके ऊपर एक कंट्रोल बनाए रखना इस तरह मुश्किल होगा, क्योंकि पूरे विश्व की है ओपिनियन फिर ईरान के खिलाफ जाएगी। अभी आप देखिए बहुत हद तक बड़े बड़े देश हैं वो ईरान के सपोर्ट में आ गए हैं। फ्रांस है, इटली है, इवन यूके तक जो है इजराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दिया, टर्की है। अच्छा। तो काफी जो है ये सभी ईरान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। जल डबरू बंद का भी जब ये हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भी जब यूएन में आया प्रस्ताव, तो क्या हुआ? रसिया, चीन और कहा जाता है फ्रांस ने भी इसको समर्थन नहीं दिया बहरीन के प्रपोजल को। तो ये समझा जा रहा है जो ये काफी बड़ी एक कूटनीति है जो कि यूएस के खिलाफ जा रही है। जी बिल्कुल। अब सर देखने वाली बात होगी कि शांति वार्ता पर, क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई हैं, शांति वार्ता का क्या कुछ हल निकल पाता है। 10 सूत्रीय मांग जो पेश की गई है ईरान की तरफ से, कितनी मांगों को पूरा किया जाता है और कितनी मांगों को यहाँ पर खारिज किया जाता है, ये अपने आप में अहम सवाल बना हुआ है।